ठीक है बेटा। कल तक जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था सरदार और सरदारी, उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके देविक राजा। अब देखिए इसके नाम से आप जान जाइए, देविक यानी देवता से रिलेटेड, देवता से रिलेटेड राजा। अब देवता से रिलेटेड किस प्रकार से है उस चीज का हम अध्ययन करेंगे। और देविक राजा में जिनके बारे में बताया गया है या जिस शासन के बारे में बताया गया है वो है आपके कुषाण शासक, यानी कि जो कुषाण शासक थे, कुषाण वंश था, उसके शासकों के बारे में, देविक राजा के बारे में बताया गया या कहा गया है। इसका जो कार्य जो था, यानी कि इसका जो शासन काल था वो था आपके प्रथम शताब्दी, यानी कि जो शताब्दी का प्रारंभ हुआ था उसके प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के बीच, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, यानी ज्यादा लंबे समय नहीं रहा। प्रथम शताब्दी से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक जो कुषाण शासक थे उनका शासन रहा। और इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर रखा था? देविक राजा। अब देविक राजा होने के प्रमाण क्या क्या है? और कुषाण शासकों में जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा शासक था, याद रखेंगे, वो था आपके कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। ठीक है, अब देविक राजा के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देविक राजा नाम इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि इनका यह मानना था कि अगर हमें उच्च स्थिति को प्राप्त करना है, अगर हम राजा हैं और राजा से भी ऊंची स्थिति अगर हमें प्राप्त करनी है तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा? देवताओं के माध्यम से इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यानी देवताओं के माध्यम से जो कुषाण वंश के जो शासक थे उनका यह मानना था कि अगर हमें उच्च स्थिति को प्राप्त करना है या उच्च स्थिति तक जाना है तो उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्थिति से जुड़ना जरूरी है। यानी कि देवताओं से जुड़ना था, यानी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए वो किससे जुड़ जाते थे? देवता से। यानी अपने नाम के साथ देवता का नाम जोड़ लिया जाता था, या फिर जैसे अपने आप को देवता के बराबर समझना। जैसे पैगंबर मोहम्मद हुए, उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, तो वो ऊपर कब हुए? जब उन्होंने इस चीज को बताया कि भाई हाँ, कि हम उस देवता के द्वारा यहाँ पर या ईश्वर के द्वारा यहाँ पर भेजे गए। तो जो कुषाण शासक थे उनका यह मानना था कि अगर हमें ऊंची स्थिति पे जाना है, ऊपर तक जाना है, तो हमारा माध्यम क्या होना चाहिए? देवता। तो देवता का माध्यम इन्होंने बना लिया। तो पहली लाइन आप ये लिख सकते हैं, पहली लाइन आप लिख लीजिए, लिखे दो कि कुषाण राजाओं के द्वारा, कुषाण राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का, कुषाण राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। कुषाण राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम, उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। यानी कहने का मतलब, मैं आपको उदाहरण बताया मैंने आपको, कि जो कुषाण शासक थे उनका यह मानना था कि अगर हमें उच्च स्थिति प्राप्त करनी है तो हमारा माध्यम क्या होना चाहिए? देवताओं से जुड़ना। क्योंकि आस्था जो होती है वो बहुत बड़ी चीज है। आस्था के साथ आप कहीं कुछ जाते हैं तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो कुषाण जो शासक थे वो भी ये मानते थे कि अगर हमें उच्च स्थिति को जाना है ना, तो अपने साथ किसको जोड़ना है? देवताओं को जोड़ना है। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा?
अब देख लीजिए कुषाण राजाओं के बारे में बताया गया है कि जो कुषाण राजा थे, इनका जो साम्राज्य विस्तार था या जो इनका शासन था वो कहां से कहां तक था। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो कुषाण राजा थे उन्होंने, कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से, कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक अपना शासन किया। लिख लीजिए आप इसमें, कुषाण राजाओं के बारे में जान रहे हैं। एक तो उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसके साथ जुड़ना, देवता के साथ, ठीक है। दूसरा, इनका जो साम्राज्य विस्तार था कुषाण राजाओं का, वो मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक का भाग, वहां तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। अब देखो, अब एक चीज यहां पर आ गई, देवीय राजा, देविक राजा। तो देवता के समान बनने के लिए इन राजाओं ने क्या किया, यानी कुषाण शासकों ने क्या किया कि मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। क्योंकि आपको पता है कि मंदिरों में किसकी मूर्ति लगती है, भगवान की। लेकिन ये अपने आप को किसके बराबर लाना चाहते थे, देवता के बराबर में, ताकि इनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को उच्च दिखाने के लिए या अपने आप को देविक राजा दिखाने के लिए कुषाण राजाओं ने क्या किया कि जो इनकी जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को कहां पे लगवा दिया, मंदिरों में लगवा दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए, इन शासकों ने मंदिर में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। इन शासकों ने, यानी कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। शायद वह अपने आप को देवतुल्य दिखाना चाहते थे। ये देख लिया आ जाइएगा भाई, मंदिर में आप मूर्ति लगवा रहे हैं भगवान के बराबर साथ में, तो इसका मतलब वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम देवता के बराबर हैं, देवतुल्य। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया कि कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। और मूर्ति लगाने के पीछे का लॉजिक क्या था कि शायद वे अपने आप को किसके बराबर, देवतुल्य बराबर दिखाना चाहते थे, यानी देवतुल्य दिखाना चाहते थे। ठीक है, प्लस कुछ कुषाण जो राजा थे, कुछ कुषाण राजाओं ने अपनी जो नाम की उपाधि होती है, कुछ कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे क्या लिखवा दिया, देवपुत्र। यानी कुछ कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि, ये लिख लीजिए, कुछ कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। यानी देवपुत्र का मतलब देवता का पुत्र। और ये चीज हम पढ़ रहे हैं देविक राजा में, यानी कि देविक राजा में रिलेटेड शासक है कुषाण शासक। ठीक है, और कुषाण शासक ने अपने आप को उस ईश्वर या भगवान के बराबर रखने के लिए क्या क्या कार्य किया। देविक राजा बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, मैंने आपको बता दिया। देविक राजा बनने के लिए एक तो मूर्तियां सबसे बेस्ट, कि इन्होंने मंदिरों में क्या लगवाई, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, और दिखाने की वजह क्या था कि वो क्या है, देवतुल्य है। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया आपको। और ये क्या करते थे, अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए किसका माध्यम जोड़ते थे, देवता का माध्यम जोड़ते थे। और उसके बाद में कुछ राजा ऐसे थे कुषाण शासक, उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधियां भी लगा दी थी। ठीक है बेटा, लिख लिया, लिख लिया बेटा। यस सर। ठीक है, देवी राजा पढ़ रहे। अब देखिए क्या हुआ, ये प्रमाण होते चल रहे। फिर कुषाण जो राजा थे, कुषाण राजाओं ने जो उस समय के जो सिक्के होते थे, कुषाण राजाओं ने, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इन राजाओं ने क्या कर रखा था, एक चीज कि सिक्के के एक तरफ तो राजा का चित्र और इसके दूसरी तरफ देवता,
ये लो, यानी एक तरफ तो राजा है और एक तरफ देवता है। ये भी आप लिख सकते हैं कि कुषाण काल में सिक्कों में एक तरफ तो क्या है, राजा, और दूसरी तरफ देवता का चित्र मिला है। लिख लीजिए आप, कुषाण काल में सिक्कों में एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र मिला है। लिख लिया बेटा? यस सर। एक चीज और लिख लीजिए कि यहां पर उत्तर प्रदेश मथुरा में माठ, लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश मथुरा में माठ जगह है, माठ, मां और ट, एक प्रकार का देव स्थान है। इस माठ देव स्थान पर एक कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। यानी विशाल मूर्ति का मतलब अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, माठ एक जगह है, वो एक प्रकार का देव स्थान है। अब देव स्थान पर कुषाण राजा की मूर्ति मिली है, तो वो चीज हम जो पढ़ रहे हैं ना कि कुषाण राजा क्या करते थे, मंदिर में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाते थे। और इसका प्रमाण कहां मिला है, क्वेश्चन कर लिया जाए, कुषाण राजाओं की मूर्ति, विशाल मूर्ति का प्रमाण कहां मिला है, या आप कैसे कह सकते हैं कि कुषाण शासक अपने आप को देविक राजा समझते थे। तो देविक राजा की जो जो सिद्धांत है वो बता दिए, और एग्जाम्पल यहां मैंने दे दिया कि एक देव स्थान है यूपी में माठ, इस माठ में जब पता लगाया तो मंदिर में एक कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है, जिसमें ये कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे मंदिरों में अपनी, या जो राजा थे वो मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाते थे। लिख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास, लिख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ नामक देव स्थान से, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ नामक देव स्थान से कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है, कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। ठीक है, जैसे यहां मिल गई मथुरा, एक मूर्ति मिली है इनके अफगानिस्तान में, यानी कि जो कुषाण राजा की मूर्ति है वहां पर भी क्या है, अफगानिस्तान में एक देव स्थान है, देवता का स्थान, वहां से भी इस प्रकार की एक मूर्ति मिली है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि उस समय के जो कुषाण राजा थे वो क्या करते थे, देवताओं के मंदिर में अपनी मूर्तियां लगाते थे और अपने आप को स्वयं को क्या मानते थे, देवतुल्य मानते थे। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक देविक राजा। लिख लिया बेटा? बेटा लिख लिया क्या? यस सर। यानी कि देविक राजा का वर्णन पूरा हो चुका है। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। सीधी सी बात है, देविक राजा का जो संबंध है कुषाण शासकों से है। ठीक है, अब जो देविक राजा थे उसकी चीज क्या है, देविक राजा क्यों कहा जाता था, तो सबसे पहले कि जो कुषाण शासक थे अपनी स्थिति को उच्च रखने के लिए इनका माध्यम क्या होता था, किससे जुड़ जाते थे, ये देवता से। ये लो कि कुषाण राजा अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए किससे जुड़ाव रखते थे, या इनका माध्यम क्या होता था, देवता। ठीक है, इसके बाद में हमने इनका शासन देख लिया कि मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक इनका शासन था। फिर इन्होंने क्या किया, कुषाण शासकों ने मंदिरों में क्या लगवाई, अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई, जिसका शायद ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने आप को किसके बराबर मानते थे, देवतुल्य मानते थे। कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि धारण की, देवपुत्र। आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि देवपुत्र की उपाधि किस शासन के शासकों ने धारण की,
तो आप कहेंगे कुषाण शासकों ने, ठीक है। उसके बाद में इनके जो सिक्के थे उस समय के, उन सिक्कों में क्या देखा गया है कि सिक्के के एक छोर पर तो है राजा का चित्र और उसके विपरीत दूसरे छोर पर किसका है, देवता का चित्र। अब इसके प्रमाण कहां मिले, तो यूपी में मथुरा के निकट एक जगह है माठ, और माठ नामक देव स्थान पर एक कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। और इसी प्रकार की एक मूर्ति अफगानिस्तान का एक देव स्थान है वहां से भी प्राप्त हुई है। ये देविक राजा का टॉपिक क्लियर, मिटा दू बेटा? यस सर। समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लिया करो बेटा। मैंने आपको पहले बताया था हैंड्स अप कर दिया करो, इसमें आइकन जो हैंड्स अप का आइकन होता है उसमें आप बता दीजिए कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन करना है, तो मैं तुरंत कंसल्ट कर लेंगे अपन। ये हो गया आपके कुषाण शासक। मौर्य शासन के बारे में हमने जान ही लिया था। कुषाण शासक जो थे वो एक प्रकार से देवीय राजा थे या देविक राजा थे। अब अगला जो आपके टॉपिक आ जाता है वो आपके आ जाता है गुप्त साम्राज्य। इसी में गुप्त साम्राज्य काफी फेमस साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य याद रखेंगे कि मौर्य शासन काल के बाद में, यानी कि मौर्य काल का जो शासन खत्म हुआ उसके बाद में गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। पहला टॉपिक स्वर्णिम युग, यानी कि मौर्य शासन के बाद में गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्ण का युग यानी कहने का मतलब सबसे उत्कृष्ट शासन, जिसको स्वर्णिम, भाई सोना किसको मिलता है आप देख लीजिए, गोल्ड मेडल किसको मिलता है, जिसने सबसे शानदार और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, आपने देख लिया होगा। तो स्वर्णिम युग, ऐसा युग, ऐसा समय जहां पर किसी को कोई शिकायतें नहीं थी, कोई समस्याएं नहीं थी, इसीलिए गुप्त शासन को या गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए स्थापना। भाई पता तो लगाना पड़ेगा कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो कब हुई थी और इसके जो संस्थापक या जिन्होंने स्थापना की वो व्यक्ति कौन थे। तो ये कहा जाता है कि आज से लगभग 275 ईस्वी, ये लो ईस्वी आ गया बेटा, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी, ठीक है। तो ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि लगभग 275 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा, श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आप इस चीज को लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, राजा श्री गुप्त के द्वारा। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त कब, 275 ईस्वी के लगभग, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। अब यहां की जो राजकीय भाषा थी, यानी गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी आपके संस्कृत, लिख लीजिए। गुप्त शासन की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत, ठीक है। और जो यहां पर सिक्के बनाए जाते थे, सिक्के सोने से बनाए जाते थे, सिक्के सोने से बनाए जाते थे, लिख लीजिए आप। यानी कहने का मतलब स्थापना हो गई, राजकीय भाषा हो गई जो, और यहाँ पर जो सिक्के होते थे वो किसके बनाए जाते थे, सोने के। इसीलिए तो स्वर्णिम युग है कि हर प्रकार से समृद्ध कुशल राज्य था, साम्राज्य था ये गुप्त साम्राज्य, ठीक है। तो जो सिक्के होते थे वो किसके, सोने से बनाए जाते थे। ये यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं शासक कि गुप्त साम्राज्य के
जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो आ ही गया कि जिसने स्थापना की श्रीगुप्त, फिर इसके बाद में घटोत्कच, ठीक है, यानी कि स्थापना जिन्होंने की श्रीगुप्त, फिर उसके बाद में घटोत्कच, श्रीगुप्त, फिर इनके बाद में राजा बने घटोत्कच, फिर उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है समुद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में है समुद्रगुप्त, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, फिर है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और अंतिम है विष्णुगुप्त। ये लिख लीजिए, यानी कि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक या राजा कौन कौन से थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। ये गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में माने जाते हैं, लिख लीजिए। बेटा लिख लिया? लिख लिया क्या बेटा? यस सर। है ना, सबने लिख लिया। यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई लगभग कब हुई, किस शासक के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। अब देखिए एक चीज और लिख लीजिए कि गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है, कि भाई एक्चुअल में गुप्त साम्राज्य कैसा था, यहाँ के शासक कैसे थे। तो इन सभी की जो जानकारी कहां से मिलती है, कुछ चीजें ऐसी है, साहित्यिक स्रोत मान लीजिए, या फिर मान लीजिए आपके सिक्के या अभिलेख। मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत, सिक्के और अभिलेखों से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन की जानकारी मिलती है, लिख लीजिए आप। या फिर यह कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जो जानकारियां हैं वो हमें कहां से लेनी पड़ी, साहित्यिक स्रोतों से, सिक्कों से और अभिलेखों से। ये लिख लीजिए आप। यानी हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास लिखा, हमारे इतिहासकारों ने गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास लिखा, तो वो जानकारियां कहां से जुटाई, साहित्यिक स्रोत, सिक्के और अभिलेख, इनसे जानकारियां जुटाकर हमारे इतिहासकारों ने गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारियां हम तक पहुंचाई है। ये लिख लीजिए आप।
लिख लिया बेटा? एक चीज और है यहां पर, प्रशस्ति पत्र, एक लाइन और लिख लीजिए कि प्रशस्ति पत्र भी एक ऐतिहासिक स्रोत था। प्रशस्ति पत्र भी एक ऐतिहासिक स्रोत था। प्रशस्ति पत्र भी एक ऐतिहासिक स्रोत था। और प्रशस्ति पत्र क्या होता है कि उस समय में जो कवि होता था, कवि वो राजा की प्रशंसा में ये पत्र लिखा करता था, कि जो कवि होता था उस समय का, वो तत्कालीन राजा की प्रशंसा के लिए ये प्रशस्ति पत्र लिखता था, या उसके हौसला अफजाई के लिए ये इस प्रकार की चीजें लिखता था। अपन जैसे सर्टिफिकेट देते हैं तो हौसला अफजाई है, उसकी उपलब्धि के आधार पर अपन ये सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस समय जो कवि होता था वो राजा की प्रशंसा में क्या लिखता था? प्रशस्ति पत्र। तो इस प्रशस्ति पत्र के द्वारा भी हम गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी जुटा सकते हैं। प्रशस्ति पत्र यानी राजा की प्रशंसा, ठीक है। और राजा की प्रशंसा, कवि, जो कवि होता था वो क्या करता था? प्रशस्ति पत्र के द्वारा राजा की क्या करता था? प्रशंसा करता था। जैसे इसका एग्जाम्पल है, प्रशस्ति पत्र का एग्जाम्पल है आपके प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति पत्र का उदाहरण आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रशस्ति पत्र का उदाहरण बताइए या एग्जाम्पल बता दीजिए कि ऐसा प्रशस्ति पत्र जिसमें किसकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है? राजा की। तो ये हो गया प्रशस्ति पत्र, और उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति पत्र, ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, अब यहां पर भाई कोई चीज का नाम आया है कि भाई प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र को किसने लिखा है? आपके हरिसेन, एक व्यक्ति था हरिसेन, हरिसेन, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। और किसके शासनकाल में? मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त के दरबार में ये कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में ये हरिसेन नाम का कवि था। उसने कौन सा प्रशस्ति पत्र लिखा? प्रयाग प्रशस्ति पत्र। क्वेश्चन कर लिया जाए, प्रयाग प्रशस्ति पत्र के रचनाकार कौन है? तो आप क्या लिखेंगे? हरिसेन। और किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। बेटा लिख लीजिए यहां तक। हाँ बेटा साहिल। प्रशस्ति वाला एक बार वापस बता दो। हाँ बेटा, प्रशस्ति पत्र वाला वापस बता दो एक बार। हाँ देखो, प्रशस्ति पत्र मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे अपन जनरली अपन एक सर्टिफिकेट देते हैं किसी को, तो वो उसकी प्रशंसा का पत्र होता है कि भाई आपने ये उपलब्धि की है या आपने अच्छा काम किया है, सीधी सी बात है। तो अपन क्या देते हैं उसको? सर्टिफिकेट, कि आपकी प्रशंसा के लिए सर्टिफिकेट है कि आपने इस कार्य के लिए एक अपना योगदान दिया है। तो प्रशस्ति पत्र का मतलब उस समय क्या होता था कि जो राजा के दरबार में कवि होता था वो क्या करता था? कवि अपने राजा की प्रशंसा के लिए, अपने राजा की उपलब्धि के लिए या उसकी प्रशंसा के लिए क्या लिखा करता था? प्रशस्ति पत्र। जैसे मैं आज आपको आपकी प्रशंसा में या आपकी उपलब्धि के बारे में आपको सर्टिफिकेट लिख के दूंगा कि लो आपने ये उपलब्धि प्राप्त की है, ये आप ले लीजिए। तो उस समय राजा की प्रशंसा के लिए कौन से पत्र लिखे जाते थे? प्रशस्ति पत्र। और प्रशस्ति पत्र में क्या लिखा जाता था? राजा की प्रशंसा के बारे में या उसकी तारीफ के बारे में। आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आपकी तारीफ हो रही है कि हाँ यार
इसने ये उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। तो उस समय गुप्त शासन काल में राजा की प्रशंसा के लिए प्रशस्ति पत्र दिए जाते थे या लिखे जाते थे। और प्रशस्ति पत्र का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको बता दिया था, प्रयाग प्रशस्ति पत्र। इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र को लिखने वाले व्यक्ति थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति पत्र को लिखने वाले कौन थे? हरिसेन। और किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में ये क्या थे? कवि थे। ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति पत्र है उसकी जो भाषा है ये भी जान लीजिए, संस्कृत। याद रखेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति पत्र है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। आगे चले। मिटा दूं ना? यस सर। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य में यहां तक हमने देख लिया। गुप्त साम्राज्य में जो अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि, यानी कि जो जनता थी गुप्त काल की, उसमें राजा की छवि का आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि राजा कैसा था, या इस चीज का पता कैसे चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि राजा के प्रति जनता की क्या सोच थी, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पहला टॉपिक तो ये हो गया, प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं यानी कि जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी, इस बात के कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। अब गुप्त काल में राजा के बारे में या राजा की छवि की जानकारी के बारे में जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या किया है? बहुत सी चीजों का क्या किया? अध्ययन किया है। और इनका अध्ययन करने के बाद में राजा की छवि का पता लगाने का क्या किया है? प्रयास किया है। यानी कि आप यहां पर ये जानेंगे कि जो इतिहासकार थे, जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने जातक कथाओं और पंचतंत्र, यानी कि हमारे जो इतिहासकार थे उनको जनता के बीच में राजा की छवि क्या थी उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी राजा की छवि के प्रमाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? जातक कथाओं का और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का। यानी पंचतंत्र एक प्रकार से कहानियों का ग्रंथ है, पंचतंत्र में कहानियां हैं। जातक कथाएं ये भी एक प्रकार की कहानियां हैं। तो इतिहासकारों ने जातक कथाओं के माध्यम से और पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से या इनकी पढ़ने के बाद में जो समीक्षा की, उस समीक्षा के बाद में इन्होंने राजा की छवि का पता लगाने का क्या किया है? प्रयास किया है। यानी कि राजा की छवि क्या थी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इतिहासकारों ने क्या किया? जातक कथाओं के माध्यम से और पंचतंत्र की जो कहानियां थी उनके माध्यम से या इनको पढ़ने के बाद में जो समीक्षा की, उस समीक्षा के आधार पर राजा के बारे में जानने का क्या किया है? प्रयास किया है। जातक कथाएं क्या होती है बेटा? बेटा जातक कथाएं, जातक एक शब्द है यहां पर, जातक कथाएं।
जातक कथाएं, बेटा जातक कथाओं का मतलब यही है कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है। यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व, पहले, सबसे पहला पहला काल, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। इन कहानियों से और पंचतंत्र में जो कहानियां थी, उन कहानियों के माध्यम से इतिहासकारों ने राजा की छवि को जानने का क्या किया है? प्रयास किया है। अब तक क्लियर हो चुका है टॉपिक ये? कल देखेंगे, अभी टाइम हो चुका है बेटा। सब एक एक करके लीव हो जाइए बेटा, लीव हो जाओ। बेटा लीव हो जाइए। लीव